हेलो बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम लोग वेक्टर सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे थे। आज डे 4 है ब्रिज कोर्स का। ठीक, आई होप आप लोग इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे कोर्स को एंजॉय कर रहे होंगे, इससे सीख रहे होंगे, है ना। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने, अगर आपको याद हो, तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन के बारे में बात किया था और कुछ एग्जांपल्स किए थे। वेक्टर सब्ट्रैक्शन करने का भी एक डेफिनेट रूल है। ठीक, एल्जेब्रिक सब्ट्रैक्शन नहीं है, इसके बारे में बात हुई थी। तो लास्ट क्लास में एक एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर रहे थे जिसमें ये बोला गया था कि अगर मान लीजिए कार की वेलोसिटी इनिशियल 30 मीटर पर सेकेंड है, मान लो ईस्ट के टूवर्ड्स, और कुछ देर बाद उसकी वेलोसिटी 40 मीटर्स पर सेकेंड हो जाती है नॉर्थ के टूवर्ड्स। ठीक, तो उसकी वेलोसिटी में चेंज कितना होगा? क्या इसका आंसर 10 मीटर पर सेकेंड होगा? नहीं बच्चों। ठीक, यही बात अच्छे तरीके से दिमाग में बैठानी है कि जब भी हम वेलोसिटी के सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे या किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के चेंज की बात करेंगे तो वो वेक्टर का डिफरेंस होगा, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन होगा। जैसे यहां पे इनिशियल वेलोसिटी 30 है, यहां पे फाइनल वेलोसिटी 40 है। आपको निकालना है चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। तो चेंज हमेशा खुद भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। आपको बेसिकली निकालना है वीएफ वेक्टर माइनस वीआई वेक्टर। ठीक, मुझे दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन करना है। चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना। तो अगर मुझे वीएफ माइनस वीआई वेक्टर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? जिस भी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है उस वेक्टर को उल्टा करके जोड़ देना है, ट्रायंगल लॉ लगा के। तो क्योंकि मुझे माइनस वी आई वेक्टर करना है तो पहले मैं क्या करूंगा, एक माइनस वी आई वेक्टर निकालूंगा जो कि इस वी आई वेक्टर का अपोजिट होगा, जिसका मैग्नीट्यूड 30 का होगा। ठीक, अब मैं इस वेक्टर को इससे जोड़ दूंगा। कैसे जोड़ते हैं? ट्रायंगल लॉ से, याद है, रिवाइज किया, पढ़ा आपने। जब भी मुझे दो वेक्टर्स को ऐड करना होता है, एक की टेल को दूसरे के हेड पे रख देते हैं। ठीक, तो मैं इसकी टेल को इसके हेड पे रख दूंगा। ठीक, ये आ जाएगा माइनस वी आई वेक्टर। ये वी आई वेक्टर था, ये आ गया माइनस वी आई वेक्टर। अब मैं वी एफ वेक्टर को माइनस वी आई वेक्टर जोड़ दूंगा ट्रायंगल लॉ से। क्या करते हैं उसमें, जब मुझे इन दोनों को ऐड करना है तो मैंने इसकी टेल को इसके हेड पे रखा, इनका सम हो जाएगा कितना? इनका सम हो जाएगा इसकी टेल से इसकी हेड को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, ये आ जाएगा डेल्टा वी वेक्टर। कैसे किया? इसको और इसके साथ में जोड़ दिया, वी एफ प्लस माइनस वी आई वेक्टर कर दिया, ये आ गया चेंज। वेलोसिटी का चेंज अपने आप में एक नया वेक्टर है, उसका एक मैग्नीट्यूड भी है, उसका एक डायरेक्शन भी है। ठीक, तो वेलोसिटी का चेंज कितना बड़ा है? अगर ये 40 यूनिट का वेक्टर है और ये 30 यूनिट का वेक्टर है तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए? चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आना चाहिए 50 मीटर पर सेकेंड। राइट एंगल ट्रायंगल है पाइथागोरस थ्योरम से, और किधर हो रहा है? वो इस एरो के अलोंग हो रहा है। इस बात को समझना है कि वेलोसिटी का चेंज इटसेल्फ एक वेक्टर है जिसकी एक अपना मैग्नीट्यूड है, अपनी एक डायरेक्शन है। तो यहां पे अगर ये पूछा जाए, बताओ कि वेलोसिटी में कितना चेंज आया, आंसर इज 50 मीटर पर सेकेंड। पहले वेलोसिटी 30 थी, बाद में वेलोसिटी 40 हो गई, तो वेलोसिटी का चेंज 50 हो गया। ठीक, थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव बात है, ऐसा लग नहीं रहा है कि ऐसा होगा, लेकिन आप बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी चाहे मैग्नीट्यूड में चेंज हो चाहे डायरेक्शन में चेंज हो, चेंज होता है। ठीक, और कैसे निकालते हैं? क्या बताया था मैंने आपको? अगर आपको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना हो कहीं पे भी, क्या करोगे आप ए वेक्टर को जोड़ दोगे माइनस बी वेक्टर से। जो भी बी वेक्टर है, बी वेक्टर का अपोजिट वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा। आप इस वेक्टर को ए वेक्टर से जोड़ दोगे, बस। ठीक, चलिए, तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल किया, कुछ और एग्जांपल करते हैं। उससे पहले एक फॉर्मूले का भी डेरिवेशन कर लेते हैं। अगली बात हम लोग करते हैं
वेक्टर सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले का। वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला क्या था आपको याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्या वेक्टर सब्ट्रैक्शन का भी कोई फॉर्मूला होगा? मान लिया जाए अगर एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, ठीक, और ए और बी की पॉजिटिव डायरेक्शन के बीच में एंगल है थीटा। डायरेक्शन बिटवीन वेक्टर्स के बारे में, एंगल बिटवीन वेक्टर्स के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कशन हुआ था, फिर से उसको देखिए एक बार, ठीक। तो ए की पॉजिटिव इधर है, बी की पॉजिटिव इधर है, नहीं, इनके बीच में एंगल है थीटा। अब इन दोनों का सम आपको याद है कैसे निकाला गया था? इन दोनों का रिजल्टेंट इसकी टेल से इसके हेड को ज्वाइन करने वाला ये हो गया था सी वेक्टर, और वेक्टर नोटेशन में बोला गया था कि सी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का सम है। जहां तक सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात आई थी तो वो था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहां थीटा इनके बीच में एंगल है। ए की पॉजिटिव इधर है और बी की पॉजिटिव इधर है, थीटा इनके बीच में एंगल था। ये था बच्चों वेक्टर सम का मैग्नीट्यूड। इसके ऊपर हमने बहुत सारे एग्जांपल किए थे, आपको याद है। लेकिन अगर मुझे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना हो तो क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना हो तो क्या करना पड़ेगा? मुझे ए को जोड़ना पड़ेगा माइनस बी वेक्टर से, है कि नहीं? माइनस बी वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है? जो बी वेक्टर के अपोजिट। तो मैं बी वेक्टर के अपोजिट बनाऊंगा माइनस बी वेक्टर और ए जोड़ दूंगा। कैसे जोड़ूंगा? मैं माइनस बी वेक्टर की टेल को ए के हेड पे रख दूंगा। माइनस बी वेक्टर की, देखो यहां क्या किया गया है, यहां बी वेक्टर की टेल को ए के हेड पे रखा गया है। यहां क्या किया जाएगा? माइनस बी वेक्टर की टेल को ए के हेड पे रखा गया। अब लगाया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये वाला वेक्टर जो कि ए की टेल से बी के हेड के टुवर्ड्स है, ये वेक्टर हो जाएगा ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, ये हो जाएगा। इसको बोल देते हैं, लेट अस से इनका डिफरेंस डी वेक्टर हो गया। तो डी वेक्टर कितना हो गया बच्चों? डी वेक्टर कितना हो गया? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बराबर हो गया। अब ये तो वेक्टर को लिखने का तरीका है, नोटेशन का तरीका है, ठीक। अब अगर मैं बोलूं कि बताओ डी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक भाई। सी का तो आपने बोला कितना मैग्नीट्यूड है, ए का कितना मैग्नीट्यूड है, ए के बराबर है। बी का कितना मैग्नीट्यूड है, बी के बराबर है। सी का कितना मैग्नीट्यूड है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। डी एक अलग लेंथ है ना। कैन वी फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डी? ओके, तो अब क्या करना है, अगेन पॉज कीजिए, 5 मिनट सोचिए। अपर लिमिट 5 मिनट, सोच पा रहे बहुत अच्छी बात है। उसके बाद फिर इस वीडियो को देखिए, अपने आप डी के मैग्नीट्यूड को ड्राइव करने की कोशिश कीजिए। चलिए, आई होप आपने वीडियो पॉज कर दिया होगा, ठीक। और फिर हम लोग यहां से कंटिन्यू करते हैं। अब डी के मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए आप सिंपली वेक्टर एडिशन वाले फॉर्मूले को यूज कर लीजिए। मान लेते हैं फिलहाल के लिए, बस नोटेशन के लिए, कि माइनस बी वेक्टर एक्स वेक्टर के बराबर है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, ए वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। और ए वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? डी स्क्वायर होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2ax cos थीटा। यही तो फॉर्मूला था ना। इनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इनके डिफरेंस के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जो हमें मालूम था क्या, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में हमें ऑलरेडी बच्चों मालूम था ना। उसमें क्या किया गया था, उसमें हम लोगों ने जब हमें दो वेक्टर को सम करना था
तो हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा किया था ना। ठीक, तो बेसिकली ये बात क्लास में भी हुई थी कि जब वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी तो वेक्टर एडिशन ही है बच्चों। आप ए वेक्टर को किससे जोड़ रहे हो, बी वेक्टर को उल्टा करके जोड़ दे रहे हो, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिवर्स करके आप जोड़ दे रहे हो, क्या मिल जा रहा है आपके पास, डी वेक्टर मिल जा रहा है। ठीक, कितना हो गया, डी वेक्टर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो गया, है कि नहीं। ठीक, जो कि किसके बराबर बच्चों, ए वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर के बराबर है। लेकिन बस इस बात का एक छोटी सी बात है जिसको अभी थोड़ा ध्यान देना है, वो क्या कि भाई ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है। ए की पॉजिटिव डायरेक्शन बच्चों इधर है और बी की पॉजिटिव इधर है, तो क्या ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर इधर है बच्चों, माइनस बी वेक्टर इधर है, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में कौन सा एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा, ना कि थीटा होगा बच्चों। ठीक, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये वाला एंगल थीटा है, एक लाइन है, ठीक, इसके ऊपर वाला एंगल थीटा है, तो ये कितना एंगल हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। भाई बहुत सिंपल सी बात है, अगर ए वेक्टर कहीं पे भी और बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा नहीं होगा बच्चों, 180 माइनस थीटा होगा, है कि नहीं। ठीक, तो इस बार जब आप ए वेक्टर को माइनस बी वेक्टर से ऐड कर रहे हो तो उस ए और माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा है। ए और बी के बीच में अगर एंगल थीटा है तो ए और माइनस बी के बीच में एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो फर्क क्या पड़ेगा, बस यहां cos थीटा के बजाय, यहां cos थीटा के बजाय क्या आ जाएगा बच्चों, यहां आ जाएगा cos 180 माइनस थीटा, और आप पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री में कि cos 180 माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा होता है। ठीक, बेसिक बैच में ये चीज भी आएगी, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स, cos 180 माइनस थीटा बराबर माइनस ऑफ cos थीटा होता है। ठीक, तो ये बात हम यहां पे कर दें सब्स्टिट्यूट, क्या मिल जाएगा हम लोग को, डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, एक्स का मैग्नीट्यूड बी के बराबर है बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स का मैग्नीट्यूड बी के बराबर है, और cos 180 माइनस थीटा कितना हो गया, cos 180 माइनस थीटा हो गया माइनस cos थीटा। यह आ गया वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला। एडिशन में क्या फर्क है, सब्ट्रैक्शन में क्या फर्क है, बहुत बेसिक सी बात है। एडिशन में यहां प्लस 2ab cos थीटा आ रहा है, सब्ट्रैक्शन में वहां माइनस 2ab cos थीटा आ रहा है। अगर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए किसका, दो वेक्टर के डिफरेंस का। ठीक, चलिए, नोइंग दिस लेट अस यूज दिस फॉर्मूला इन दिस प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू डिस्कस। क्या, एक कार जा रही है 30 मीटर पर सेकेंड से इनिशियली, फिर कार की वेलोसिटी चेंज हो गई, इट बिकम्स 40 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। पहले वो कार जा रही थी ऐसे, फिर वो कार इस डायरेक्शन से 60 डिग्री एंगल बनाते हुए जा रही है। तो पूछा जा रहा है कि बताइए कार की वेलोसिटी का चेंज कितना होगा, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द कार, 0 होगा, नहीं बच्चों, फिर से इसका आंसर 0 अगर दिमाग में अभी भी आ रहा हो तो अभी भी मतलब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए हैं, स्टार्टिंग से 4 लेक्चर्स हैं, एक बार फिर से पूरा देख जाइए, क्योंकि वेलोसिटी का चेंज भले ही मैग्नीट्यूड में हो या डायरेक्शन में हो, चेंज है। तो वेलोसिटी में चेंज 0 नहीं हुआ, स्पीड में चेंज 0 हुआ बच्चों। ठीक, वेलोसिटी का चेंज कैसे निकालते हैं, मुझे वेलोसिटी का चेंज चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, तो वो vf वेक्टर माइनस vi वेक्टर होगा। ठीक, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे vi वेक्टर को उल्टा करके जोड़ देना होगा। vi वेक्टर यहां पर है,
इसको उल्टा करके माइनस वी आई वैक्टर को इसमें जोड़ देना होगा। कैसे जोड़ते हैं बच्चों हम लोग? दो वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं? इसकी टेल इसके हेड पे रख देते हैं, इसको उठा के ऐसे यहां रख देते हैं। ये हो गया आपके पास माइनस वी आई वैक्टर। और जो थर्ड साइड ट्रायंगल की बनी वो इन दोनों के डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रही होगी वी एफ और वी आई के, या वी एफ प्लस माइनस वी आई वैक्टर के बराबर होगी। थर्ड साइड ये वाली होगी डेल्टा वी वैक्टर। ठीक। वेलोसिटी का चेंज भी क्या है? वेलोसिटी का चेंज भी एक वेक्टर है। ठीक ठीक। उसका खुद का भी एक मैग्नीट्यूड है, खुद की भी एक डायरेक्शन है। अब अगर सवाल बात की जाए कि अच्छा बताओ वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, तो आप फट से लगा सकते हो फॉर्मूला। ठीक। क्या फॉर्मूला था? चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर बराबर था वी आई स्क्वायर या वी एफ स्क्वायर प्लस वी आई स्क्वायर माइनस 2 वी आई कॉस थीटा, जो कि 60 डिग्री है, क्योंकि इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी की पॉजिटिव डायरेक्शन के बीच में एंगल 60 डिग्री। मुझे इस थर्ड साइड का मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक। अगर सिर्फ फॉर्मूले से निकालने की कोशिश करें तो कितना आ जाएगा बच्चों? ये भी है 30 स्क्वायर, ये भी है 30 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 30 इंटू 30 कॉस 60 इज 1/2, 2 से 2 कैंसिल। ये भी 30 स्क्वायर आ गया, ये भी 30 स्क्वायर आ गया। कितना आ गया बच्चों? ये डेल्टा वी कितना आ गया? 30 आ गया। वेलोसिटी का चेंज भी 30 मीटर पर सेकेंड है, चेंज इन वेलोसिटी भी 30 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन हाँ उस चेंज इन वेलोसिटी की भी अपनी एक डायरेक्शन है। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। कितनी? 30 मीटर्स पर सेकेंड के बराबर है। समझ में आई बात है? ठीक। तो आपके पास एडिशन का एक फॉर्मूला आ गया, सब्ट्रैक्शन का एक फॉर्मूला आ गया, और बहुत सिंपल है भाई। एडिशन में प्लस 2ab cos थीटा करना है और सब्ट्रैक्शन में माइनस 2ab cos थीटा करना है। ठीक। बोलो। चलिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग केस डिस्कस करता हूं आपके साथ में। बचपने से आप लोग एक बात पढ़ते आए हैं, ठीक, और लेकिन बच्चे 9-10 क्लास के बच्चे कभी भी इस बात को रियलाइज नहीं कर पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपने सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा हुआ है ना? और क्या आपको याद है कि सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है? वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है? वेलोसिटी होती है टेंजेंशियल। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है? आपने शायद 9-10th क्लास में, कभी 9th क्लास में पढ़ा होगा कि सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन सेंटर के टुवर्ड्स होता है। ठीक। क्या यह बात कभी समझ में आई कि आखिर बॉडी मूव तो सर्कल में कर रही है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन सेंटर के टुवर्ड्स कैसे हो रहा है? मूव तो नहीं कर रही है ना? ठीक। आज इस बात को हम लोग डिस्कस करते हैं कि उसका एक्सेलरेशन सेंटर के टुवर्ड्स कैसे हो रहा है। ठीक। तो ये बात हो रही थी कि अच्छा, अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जा रहा है, ठीक, तो किसी भी समय उसकी वेलोसिटी बच्चों तो टेंजेंशियल है ना? मान लो कुछ समय बाद, कुछ समय यहाँ पर है और कुछ समय के बाद वो यहाँ पे आ गया। उसकी मान लीजिए स्पीड नहीं चेंज हुई, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई, है ना? सर्कुलर मोशन में वो ऐसे जा रहा है, तो जिधर जा रहा है उधर वेलोसिटी होगी उसकी। ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी, इसकी फाइनल वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज आया कि नहीं आया? मैग्नीट्यूड में तो चेंज नहीं आया, नहीं, लेकिन क्या डायरेक्शन में चेंज आया? हाँ, डायरेक्शन में चेंज आया। ठीक। किसी भी समय की डायरेक्शन उस पॉइंट की टेंजेंट के अलॉन्ग है, नहीं,
कि वेलोसिटी में चेंज कितना आया और किधर आया। मान लो अगर मुझे यही निकालना है, क्या तरीका बताया था, मुझे निकालना है vf वेक्टर माइनस vi वेक्टर, ठीक। तो मुझे वेलोसिटी का चेंज चाहिए, कैसे किया जाएगा। एक ये vi वेक्टर है, ठीक, इसको उल्टा करके हम क्या करेंगे, vf में जोड़ देंगे, ठीक। बोलो, यही तरीका था। तो ये vi वेक्टर है, इसको उल्टा किया जाएगा और उसको शिफ्ट करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग माइनस vi वेक्टर कर देंगे, इसके पैरेलल इतने बड़ा, ठीक। अब देखो इधर vf वेक्टर माइनस vi वेक्टर कौन सा हो गया, इस ट्रायंगल में ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर है, माइनस vi वेक्टर, कितना हो गया, करीबन करीबन ये हो गया कि डेल्टा v वेक्टर हो गया कि नहीं। चेंज अपने आप में एक वेक्टर है, नहीं, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। मुझे अगर vf वेक्टर माइनस vi वेक्टर करना है तो मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं vi को उल्टा करके vf में जोड़ दूंगा। चेंज इज डिफरेंट फ्रॉम वेलोसिटीज। चेंज किधर आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली देखो ध्यान से, चेंज की डायरेक्शन क्या आ रही है बच्चों, ये एरो किसकी तरफ पॉइंट कर रही है, रफली ये, अब क्योंकि थोड़ा दूर दूर पॉइंट है, अगर पास पास पॉइंट लेंगे तो ये देखा जाएगा कि ये जो चेंज का जो वेक्टर है ये एग्जैक्टली सेंटर के टुवर्ड्स पॉइंट कर रहा है, ठीक। इसीलिए ये चेंज, वेलोसिटी का चेंज सेंटर के टुवर्ड्स होता है, इसीलिए एक्सेलरेशन सेंटर के टुवर्ड्स होता है। जब तक आपको वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना नहीं आएगा तब तक आप इस बात को कभी भी समझ नहीं पाएंगे कि एक्सेलरेशन आखिर सेंटर के टुवर्ड्स क्यों है। भाई कोई भी चीज सेंटर के टुवर्ड्स नहीं जा रही है, वो तो सर्कल में मूव कर रहा है, कोई भी चीज नहीं, तो आखिर एक्सेलरेशन सेंटर के टुवर्ड्स कैसे है, क्यों है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी सेंटर के टुवर्ड्स है और एक्सेलरेशन हमेशा चेंज इन वेलोसिटी के टुवर्ड्स होगा, ठीक। आया समझ में कुछ आप लोगों को, हाँ, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलो, तो ये हो गया बच्चों एडिशन की बात, सब्ट्रैक्शन की बात। अभी जो लेवल है बहुत बेसिक है, जब आप 11th क्लास के फॉर्मल कोर्स में आएंगे तो हम इन्हीं चीज़ों को और बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स तरीके, क्या कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को करेंगे डिस्कस, कॉम्प्लेक्स मेथड्स को करेंगे डिस्कस, ठीक। तो वहाँ पर लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। अभी फिलहाल के लिए बस एक इंट्रोडक्शन है, एक ब्रिज कोर्स है, ताकि आपको एक आइडिया मिले कि आखिर हमें पढ़ना क्या है, मेन कॉन्सेप्ट्स हैं ये जो आगे हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं उसके, ठीक। तो ये हो गई वेक्टर एडिशन की बात और वेक्टर सब्ट्रैक्शन की बात। थोड़ा सा अब और मैथमेटिकली कॉम्प्लेक्स चीज के बारे में बात करते हैं। अगला टॉपिक है यूनिट वेक्टर, ठीक। अब यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर सिंपली एक वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक। यूनिट वेक्टर आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। एक बात बोली गई थी स्टार्टिंग में, क्या, कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है ना। दोनों को हम मैथमेटिकली अलग अलग सिंबल से यूज करना चाहेंगे, हम ऐसा कोई मेथड ढूंढना चाहते हैं जिससे आप एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को सेपरेटली रिप्रेजेंट कर सको, ठीक। कैसे किया जाएगा, आखिर यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, वो डायमेंशनलेस होता है और सिर्फ किसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है।
तो अगर आपको कभी भी कोई यूनिट वेक्टर चाहिए, ठीक, किसी भी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चाहिए, आप सिंपली क्या करो, किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हम बोलते हैं 1 के बराबर है। ये एक डायमेंशनलेस वेक्टर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक, या कोई यूनिट नहीं है, ठीक, और ये सिर्फ डायरेक्शन को ओनली रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन, ठीक। देखो सर, फिजिकली बच्चों ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मैथमेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक, जो कि हम लोगों को डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करेगा। तो एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में यूनिट वेक्टर कैसे डिफाइन किया गया है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, वो डायमेंशनलेस है और सिर्फ किसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी और समझ में आएगा आप लोगों को। तो आखिर हम एक यूनिट वेक्टर को कैसे पा सकते हैं, हाउ टू गेट ए यूनिट वेक्टर। बहुत सिंपल सी बात, मान लिया जाए आपके पास कोई भी वेक्टर है ए, इस वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड भी है, एक डायरेक्शन भी है जो कि एरो से मिल रही है। अगर इस वेक्टर को आप इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा, जो भी मिलेगा उसी को हम लोग यूनिट वेक्टर बोल देंगे, ठीक। तो यूनिट वेक्टर देयरफॉर हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग ए बराबर होगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन ए वेक्टर का मॉडुलस। मैग्नीट्यूड मतलब मान लिया जाए अगर 5 न्यूटन फोर्स लग रहा हो टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक, ऑब्वियसली बात है, फोर्स है तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी। अगर 5 न्यूटन फोर्स बोला गया कि नॉर्थ के टुवर्ड्स लग रहा है, और अगर आप इस 5 न्यूटन फोर्स को 5 न्यूटन से ही डिवाइड करोगे तो ना 5 बचेगा ना न्यूटन बचेंगे। क्या बचेगा, जो कुछ भी बचेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, यूनिट वेक्टर टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक। इसको हम लोग बोलेंगे यूनिट वेक्टर टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक। अब आपको इस कॉन्सेप्ट में अभी कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक। हम इसका एक बहुत ही यूजफुल केस करना चाहते हैं डिस्कस, उनको बोलते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक। तो हम लोग बात करते हैं आज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, ठीक। सुनिए मेरी बात ध्यान से। नॉर्मली हम लोग डायरेक्शंस को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और इस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को और वाई एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट वेक्टर यूज किए जाते हैं, उनका नाम होता है आई कैप और जे कैप। फिलहाल के लिए ये दोनों नाम याद रखिए, आई कैप और जे कैप, ठीक। आई कैप ऐसे लिखते हैं, आई के ऊपर एक कैप, आई कैप, और जे कैप, जे के ऊपर एक कैप। आखिर ये क्या है, यही यूनिट वेक्टर्स, ठीक। तो आई कैप और जे कैप यूनिट वेक्टर्स हैं एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक। ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन और वाई एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस बात का क्या मतलब है, बहुत सिंपल सी बात है, सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर मैं बोलूं कि किसी पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स 20 न्यूटन है अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक। भाई मुझे फोर्स के मैग्नीट्यूड को भी बताना है और डायरेक्शन के अलोंग बताना है ना, डायरेक्शन क्या है वो भी बताना है।
तो मेरे पास इस बात को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है कि डायरेक्शन क्या है। या तो मैं बोलूँ अच्छा फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन और कहाँ लग रहा है उसको लिख दूं या आपको बोल दूं। एक आसान तरीका भी है, वो क्या, क्योंकि ये फोर्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है, आई विल सिंपली से 20 न्यूटन आई कैप। ठीक, बोलो। जब भी आप ऐसी कोई एक्सप्रेशन देखिए तो सिंपली आप ये सोचिए कि कोई जुगाड़ है डायरेक्शन बताने का। 20 न्यूटन आई कैप मतलब फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन और किधर आई कैप। आई कैप कौन सी डायरेक्शन है भाई, आई कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक, समझ में आई बात। अगर मैं बोलूं कि किसी पार्टिकल की वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकेंड जे कैप है, तो आखिर जे कैप क्या है, इस वेलोसिटी से क्या मतलब है। इसका मतलब सिंपली कि उस पार्टिकल की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है और किधर, वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो कितना अच्छा तरीका है ना डायरेक्शन बताने का, बताओ, है ना। अगर मैं बोलूं एक पार्टिकल के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं 30 न्यूटन और इधर की तरफ 40 न्यूटन, ठीक, ऑलरेडी हमने सवाल कर रखा है। लेकिन अगर इसको मैं इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो मैं बोलूंगा कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज, पहला वाला फोर्स F1, इसको बोल देते हैं F1, किसके बराबर है, बराबर है 30 आई कैप। F2 किसके बराबर है, अगर इस फोर्स को F2 बोल दिया जाए, अगर इस फोर्स को F2 बोल दिया जाए, F2 किसके बराबर है बच्चों, ये बराबर है 40 जे के। तो ये F1 वेक्टर है, ये F2 वेक्टर है। समझ में आई बात। बेसिकली आई कैप और जे कैप फोर्स की या किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जे कैप, तो कैन यू टेल मी कि इस बात का आखिर रेलेवेंस क्या है, मतलब क्या है। जे कैप सिंपली एक यूनिट वेक्टर है जो कि वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो माइनस जे कैप क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस जे कैप हो जाएगा एक यूनिट वेक्टर नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग। इसका मतलब कि उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है, जो कि जी की वैल्यू होती है, ग्रेविटी, है ना, ज्यादा है कुछ। ठीक, तो ये माइनस जे कैप साइन क्या बता रहा है बच्चों, ये माइनस जे कैप साइन आपको सिर्फ डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। अब आपको वेक्टर बताने का बच्चों बहुत सिंपल दो तरीके हैं, या तो आप एरो बनाओ कोई दिक्कत नहीं, या आपके सामने कोई लिखी हुई बस ऐसी एक्सप्रेशन, इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जे कैप। क्या इस बात को आप समझ सकते हो, बोलो। ठीक, ऐसे वेक्टर्स को की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना बहुत आसान तरीका है, और ऐसे हम सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग नहीं, हम कई बार बड़े कॉम्प्लेक्स वेक्टर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बताओ बच्चों, ये बात आपको समझ में आई कि आखिर ये यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप से क्या मतलब है। वो जो सिंबल लगे हुए हैं ना आई कैप जे कैप, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक, चलिए, अब यूनिट वेक्टर बहुत ही यूजफुल टूल है, ठीक है, बार बार यूज किया जाएगा। अगला हम लोग बात करते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। ठीक, बहुत कंप्लेक्स हेडिंग है, चिंता मत कीजिए। अगर मैं आपसे बोलता हूं, फिर से वही प्रॉब्लम जाता हूं जो एकदम स्टार्टिंग में की गई थी, कि एक आदमी चलता है 3 मीटर इधर और फिर 4 मीटर इधर। ठीक, तो उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, 7, डिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं। उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, क्या हो गया आंसर, 5, है ना। इसी डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने का एक रेक्टेंगुलर तरीका है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म।
आप बोलो 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ, या उसी बात को रिप्रेजेंट कर दो रेक्टेंगुलर फॉर्म में। कैसे? आप इन दोनों को वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिए। पहली वाली डिस्प्लेसमेंट अगर a है तो a वेक्टर किसके बराबर होगा? आप बोलोगे a वेक्टर होगा 3 मीटर आई कैप, है कि नहीं? है ना बच्चों? क्योंकि भाई या तो आप एरो बना दो या आप बोल दो 3 मीटर आई कैप 3 मीटर एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ठीक। और इसको आप क्या बोलोगे? इस डिस्प्लेसमेंट अगर इसका नाम b बोल दिया जाए, इसको आप क्या बोलोगे? या आप बोलोगे 4 मीटर j कैप, बोलो, ठीक। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आपने क्या पढ़ा था, क्या देखा था कि दो वेक्टर्स को हम लोग सम कैसे करते हैं। अगर मुझे कभी दो वेक्टर्स का सम करना है तो मैं इसकी हेड पे इसकी टेल रख दूंगा, इनका रिजल्टेंट सी वेक्टर ये हो जाएगा, ठीक। बोलो सी वेक्टर बच्चों कितना हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा, जो कि किसके बराबर है? 3i कैप प्लस 4j कैप के बराबर है। ये इनका रिजल्टेंट आ गया, ठीक। समझ में आई कुछ बात? भाई सिंपल सी बात है, ये वाला वेक्टर इस वेक्टर का सम है। इस बात को समझिए, जैसे आपने आई कैप या जे कैप लगाया, ये क्वांटिटीज वेक्टर हो गई ऑलरेडी। अब ये वाला वेक्टर इन दोनों वेक्टर के बराबर है। ये कितना है? 3i कैप। ये कितना है? 4j कैप। तो ये कितना हो गया? 3i कैप प्लस 4j कैप हो गया। तो 3i कैप प्लस 4j कैप एक ऐसा वेक्टर है जो कि इतना बड़ा है और इस डायरेक्शन में है। कुछ समझ में आया? ठीक। 2-3 और एग्जांपल सोचते हैं और बेटर समझ में आएगा आपको। कैन यू टेल मी आई कैप 2i कैप प्लस 4j कैप क्या एक वेक्टर होगा? किधर होगा? कितना बड़ा होगा? यह भी एक वेक्टर होगा बच्चों। कैसे निकालें आप? 2i कैप करें इधर की तरफ और 4j कैप इधर की तरफ करें। ये देखो 2i कैप बच्चों अलग है, 4j कैप अलग वेक्टर है, और ये जो प्लस है ये इन दोनों के वेक्टर सम की बात हो रही है। तो 2i कैप प्लस 4j कैप देयरफॉर एक वेक्टर बन जाएगा जो कि इसकी टेल से इसके हेड को ज्वाइन करने वाला वेक्टर होगा। ये होगा 2i कैप वेक्टर प्लस 4j कैप वेक्टर। इसको आप और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो, ये पूरा एक टर्म है, इसका और कोई सिंपल फॉर्मेट नहीं होगा, है ना। ये पूरा टर्म है 2i कैप प्लस 4j कैप, एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है हम लोग को। इसको और सिंप्लीफाई करने का फायदा नहीं है, इसी फॉर्मेट में हम लोग यूज करेंगे। कुछ आया समझ में आप लोग? अब आगे जब भी वेक्टर्स के बारे में बात होगी, आप देखोगे किताबों में कि वेक्टर दे रखा है इस फॉर्मेट में। जैसे एग्जांपल के लिए आपको दिया होगा कि एक कार की वेलोसिटी है कितनी? v वेक्टर बराबर 10i कैप प्लस 20j कैप। आप इस एक्सप्रेशन को देख के घबराना मत। क्यों? क्योंकि कार की वेलोसिटी बताई गई है, इस एक्सप्रेशन में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें लिखी गई हैं। दोनों इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है। डायरेक्टली उसकी स्पीड बच्चों नहीं बताई गई। आपको क्या बताया गया है? आपको उसको वेक्टर फॉर्म में लिख के बताया गया है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा एनर्जी लगेगी, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आखिर ये कार किधर जा रही है। इस कार की वेलोसिटी 10i कैप। 10i कैप क्या होता है आपको मालूम है? ये हो गया 10i कैप एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और 10i कैप में क्या जोड़ना है? 20j कैप ऐड करना है। तो कार की वेलोसिटी किधर होगी बच्चों? इन दोनों का सम ये वाला वेक्टर हो गया, कार की वेलोसिटी ये हो गई।
एक्स एक्स ना ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है ना ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है, एक्स और वाई एक्सिस के किसी बीच एंगल पे है बच्चों। ठीक, कितना हो गया ये हो गया इसकी वेलोसिटी 10 आई कैप प्लस 20 जे कैप इसकी वेलोसिटी हो गई। समझ में आई बात है? इस तरीके से वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हम लोग करेंगे, किसमें? रेक्टेंगुलर फॉर्म में करेंगे। ठीक, और दो तीन एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है 3i कैप माइनस 4j कैप, ठीक, एक ऐसा मास रखा हुआ है, ठीक, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। अब देखो, मुझे अगर यही बताना ना बच्चों कि इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो आप बना दो एरो फोर्स की और बताओ उसकी डायरेक्शन क्या है, या ऐसा भी तरीका है, मैं उस फोर्स को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि उसके ऊपर लगने वाला फोर्स कितना है बच्चों? 3i कैप माइनस 4j कैप है। अब इससे आप क्या इंटरप्रिटेशन करोगे? आखिर 3i कैप माइनस 4j कैप है क्या? उसका मैग्नीट्यूड कितना है? उसकी डायरेक्शन कितनी है? क्या किया जाए? बहुत सिंपल सी बात है, जो लिखा है वही कर दिया जाए ना। 3i कैप एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेक्टर होगा। इसमें क्या जोड़ना है हम लोग को? इसमें जोड़ना है माइनस 4j कैप जोड़ना है। तो माइनस 4j कैप किधर होगा बच्चों? माइनस 4j कैप इधर होगा। एंड दस इस पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स बच्चों इन दोनों का वेक्टर सम होगा, और ये वेक्टर 3i कैप माइनस 4j कैप होगा, जो कि F के बराबर होगा। ठीक, 10 इस पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स बच्चों, इस पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स बच्चों कुछ ऐसा होगा। और सुनो, इसका अगर मैग्नीट्यूड 3 है, इसका अगर मैग्नीट्यूड 4 है, तो F का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा 5 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों? आपके पास हो जाएगा 5 न्यूटन इस किसी एंगल पे, जो भी एंगल आए। ठीक, अब मुझे यही बात बताने के लिए बच्चों कि इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन और इस डायरेक्शन के लॉन्ग, या तो मैं एरो बना दूं, है ना, या तो मैं इस फॉर्मेट में लिख दूं। समझ में आ रही बात? ठीक, बोलो, कैन यू टेल मी कि आखिर एक पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स i कैप प्लस 7j कैप कितने मैग्नीट्यूड का होगा? उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? ठीक, अभी हम किसी फॉर्मूले पे नहीं जा रहे हैं, आपको जो सामने लिखा है उसी को पेपर पे लाना है। आखिर i कैप कौन सा वेक्टर है? i कैप एक 1, i कैप किसके बराबर? 1 इंटू आई कैप के बराबर है। एक 1 यूनिट का वेक्टर है एक्स एक्सिस के लॉन्ग। और 7j कैप कौन सा वेक्टर है बच्चों? एक 7 यूनिट का वेक्टर है जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो i कैप प्लस 7j कैप क्या हो गया बच्चों? i कैप प्लस 7j कैप क्या हो गया बच्चों? ये वाला वेक्टर हो गया। ठीक, ये आ गया उसका रिजल्टेंट f वेक्टर i कैप। f वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया बच्चों? इस वाले ट्राइंगल में अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम तो मालूम ही है ना, अगर इस ट्राइंगल में ये 1 यूनिट का है और ये 7 यूनिट का है, तो कितने का आ गया ये? अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर कितना आ गया? अंडर रूट 50 आ गया। ठीक, बोलो, समझ में आ रही बात है? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस बार बार वेक्टर क्वांटिटी कंपोनेंट फॉर्म में लिखी हुई मिलेगी। ठीक, 11th क्लास में भी 12th क्लास में फॉर एग्जांपल आपसे बोला जाएगा कि एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है 10i कैप माइनस 30j कैप। अब इसको देख के आप कभी भी घबराएंगे नहीं, है ना, जो लिखा हुआ है उसी को कॉपी पे लेके आना है। 10i कैप इधर की तरफ माइनस 30j कैप इधर की तरफ, और इन दोनों का सम इधर की तरफ। ये आ गया बच्चों 10i कैप माइनस 30j कैप आ गया। ये आ गया इनका रिजल्टेंट। ठीक, समझ में आई बात? तो ये था वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कंपोनेंट फॉर्म में।
ठीक, चलिए।